एक छोटे से घर में एक लड़की घर के मंदिर में अपनी मनमोहक आवाज में आरती गा रही है। वो लड़की पूजा खत्म कर किचन में जाकर सबके लिए नाश्ता तैयार करके डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। तब तक उसके चाचा राजन और उसकी चाची शिल्पा भी आ जाती है। चाची, ओ महारानी, 2 महीने हो गए तुम्हें मुंबई से यहाँ देहरादून आए हुए, अब तक घर पर ही पड़ी हो, जाकर कोई काम दाम ढूंढ लो। लड़की, वो चाची जी, मैंने 2-3 कंपनियों में अप्लाई किया है, कल तक उनका फोन आ जाएगा। चाची, पहले भी तुमने कितनियों कंपनियों में अप्लाई किया, अभी तक उनका तो आया नहीं, अब क्या आएगा। चाचा, देखो गौरी, मेरी भी इतनी सैलरी नहीं है कि मैं घर के खर्चे दिया की पढ़ाई और अब तुम्हारे भी खर्च उठा सकूं। भैया भाभी तो चले गए इस दुनिया से और उनकी प्रॉपर्टी भी उनके बिजनेस पार्टनर ने धोखे से ले ली। ये सब कहकर उसके चाचा तो चले गए ऑफिस और चाची गौरी को घर की साफ सफाई करने का बोलकर अपने रूम में चली गई। ये सब सुनने के बाद गौरी की आंखों में नमी आ गई। अब तो उससे आदत हो गई थी ऐसी बातों की। गौरी ने बुझे मन से थोड़ा सा नाश्ता किया और फिर लग गई साफ सफाई करने। जब तक गौरी काम करती है तब तक हम जान लेते हैं गौरी के बारे में। गौरी 24 साल की एक लड़की है। गौरी बहुत ही शांत स्वभाव की है, ना ज्यादा किसी से बात करती। उसकी सारी ही दुनिया उसके माँ पापा के इर्द गिर्द घूमती थी। रात का वक्त, गौरी का कमरा। गौरी बेड पर बैठी अपने हाथ के जख्म पर दवाई लगाने की कोशिश कर रही थी। जो सब्जी बनाने के टाइम उसके हाथ में गर्म तेल गिरने से हो गया था। वो जब लगाने लगती उसके हाथ में जलन होने लगती और उसकी आंखों में आंसू आ जाते। फिर वो उठकर खिड़की के पास आकर ऊपर आसमान की तरफ देखकर बोलती है, क्यों माँ पापा, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? आपको पता था ना मैं आप दोनों के बगैर एक दिन भी नहीं रह सकती, और आप तो मुझे हमेशा के लिए ही छोड़कर चले गए। मुझे भी अपने साथ ले जाते। और वो घुटनों पर बैठकर रोने लगी। रोते रोते कब उसकी आंख लग गई और वो वही सो गई। सुबह उसकी आंख खुली तो उसने देखा वो वही सो गई थी। वो जल्दी से उठकर नहाकर पूजा करके नाश्ता बना देती है। ओ कर मछली, ये सब क्या है? ये क्या बनाया है? चाची ने डाइनिंग टेबल पर नाश्ता देखकर कहा। गौरी, क्या हुआ चाची जी? चाची, क्या हुआ, मुझसे पूछ रही हो? तुम्हें नहीं पता? अब यूं भोले बनने का नाटक मत करो। तुम्हें पता है ना दिया को ये आलू के पराठे बिल्कुल नहीं पसंद, फिर क्यों बनाए जबकि तुम्हें मालूम है कि वो आज अपनी ट्रिप से वापस आने वाली है। चाचा जी, अब तुम दोनों चुप करो, मुझे नाश्ता करने दो। सुबह जाने से पहले भी तुम लोगों की किचकिच, फिर सारा दिन वहाँ ऑफिस में काम करके थक जाता हूँ, घर आकर फिर वही सब। और तुम गौरी क्यों करती हो ये सब? जानबूझकर तुम्हें हमने अपने घर रखा, तुम्हारा सारा खर्च उठाया, फिर भी ये सब करती हो। गौरी, नहीं चाचा जी, मुझे नहीं पता था कि दिया आज आने वाली है। मुझे पता होता तो मैं नहीं बनाती। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं अभी और कुछ बना देती हूँ। हेलो मोम डैड, कैसे हो आप? दिया अंदर आते हुए अपने माँ पापा को मिलते हुए बोली। हम तो ठीक, तू बता कैसी है मेरी डॉल? राजन दिया से मिलते हुए बोले। मैं भी ठीक हूँ पापा और मोम डैड, मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ, बहुत थक गई हूँ मैं। ये बोलते हुए वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। थोड़ी आगे जाकर रुककर पलटकर गौरी से बोली, मेरे लिए ग्रीन टी और सैंडविच बनाकर रखना। ये बोलकर चली गई। गौरी अभी किचन की ओर जा रही थी, उतने में फोन बज गया। उसने फोन उठाकर हेलो बोला। उधर से जो बोला गया वो सुनकर गौरी के चेहरे के हाव भाव बदल जाते। कौन है फोन पर? किससे बात कर रही हो? चाची ने गौरी को फोन पर बात करते देख बोला। गौरी फोन पर, जी हम कल पहुंच जाएंगे टाइम से। फोन रख कर गौरी चाची से, चाची जी वो उन कंपनियों से फोन आया है। उन्होंने कल हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया है, शायद कल हमें नौकरी मिल जाए।
चाची भी ये सुनकर खुश हो जाती है कि चलो जो ये पैसे कमा कर लाएगी उससे हमने ही तो ऐश करनी है। वो अपनी खुशी छुपाते हुए, नौकरी लग गई तो ये मत भूल जाना कि घर का काम भी करना है, जाओ जाकर दिया के लिए नाश्ता तैयार करो। गौरी, जी चाची हम अभी बनाते हैं। गौरी दिया की ग्रीन टी और उसका सैंडविच लेकर उसके कमरे में जाती है। दिया ये लो नाश्ता कर लो। दिया, ये टेबल पर रखकर मेरे पैरों में जरा मालिश कर दो, बहुत थक गई हूँ मैं। गौरी दिया के पास जाकर नीचे बैठकर उसके पैरों की मालिश करने लगती और दिया उसे जानबूझकर परेशान करने के लिए उसे साथ में इधर उधर भगा भी रही होती है। सारा दिन इसी तरह निकल जाता है। अगले दिन रोज की तरह गौरी पूजा करके नाश्ता बनाकर टेबल पर लगा देती है। गौरी, चाची जी, चाचा जी आज हमारा इंटरव्यू है, हमें अपना आशीर्वाद दीजिए कि हमें नौकरी मिल जाए। चाचा कहाँ जाना है इंटरव्यू देने, कौन सी कंपनी से कॉल आया था? गौरी, 2-3 कंपनियों में जाना है। 2 कंपनियां तो ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन एक यहाँ से थोड़ी दूर है जंगलों के पास। हम ठीक है, देखते हैं इस बार मिलती भी है कि नहीं। जा पिछली बार की तरह फिर से अपनी ये मनहूस शक्ल लेकर आ जाओगी, चाची ने नाश्ता करते हुए कहा। इस बहन जी को नौकरी कौन देगा, दिया अपनी माँ का साथ देते हुए बोली। ऐसे ही वो सब गौरी को ताने देते हुए नाश्ता करते हैं। नाश्ता करके चाचा ऑफिस चले गए, दिया कॉलेज और चाची तो आराम बैठ गई टीवी देखने। गौरी घर का सारा काम खत्म कर मंदिर में माथा टेक कर चली गई इंटरव्यू देने। पहली दोनों कंपनियों में उसे निराशा ही हाथ लगी। वो अब ऑटो में बैठकर निकल पड़ी अगले इंटरव्यू के लिए। थोड़ी देर में ऑटो एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने आकर रुकता है। गौरी ऑटो वाले को किराया देकर बिल्डिंग के सामने रुकती है। यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों से सिंघानिया लिखा होता है। गौरी अपनी घबराहट छुपाते हुए अंदर चली जाती है। रिसेप्शन से पूछकर वो वेटिंग एरिया में जाकर बैठ जाती। थोड़ी देर में उसे अंदर बुलाते हैं। अंदर जाकर गौरी खड़ी हो जाती है। सिट मिस शर्मा, सामने बैठे एक 50 से 60 साल तक बैठे आदमी ने कहा। गौरी बैठ जाती, फिर उसका इंटरव्यू शुरू होता है। वो सभी सवालों का जवाब बड़ी सरलता से देती है। उसके जवाबों से वो आदमी काफी इम्प्रेस होता है। वो आदमी, तुमने सारे जवाब बहुत बखूबी दिए हैं, मुझे तुम्हारे ही जैसे एम्प्लॉय की जरूरत है। कल से तुम ज्वाइन कर सकती हो मेरे बेटे की पर्सनल सेक्रेटरी के लिए। गौरी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है कि उसे नौकरी मिल गई। फिर वो उस आदमी से, जो कि इस कंपनी के मालिक दीवान सिंघानिया, थैंक यू सर, आपने मुझे इस काबिल समझा। दीवान सर, वेलकम मिस शर्मा। फिर वो अपने सेक्रेटरी को बुलाकर बोले, कल से मिस शर्मा को काम के बारे में समझा दे, इसकी जिम्मेदारी तुम मिस मेहरा को दे देना। उन्हें बोलना इन्हें अच्छे से समझा दे, अगले हफ्ते शिवांश आ रहा, तब तक सब हो जाना चाहिए। सेक्रेटरी, जिसका नाम विपिन वर्मा था, जी सर बोलकर गौरी को अपने साथ लेकर मिस मेहरा, ऋतु मेहरा के केबिन चला गया। ऋतु, तुम, गौरी अंदर आते हुए बोली और उसे हैरान होकर देखने लगी। गौरी, तुम यहाँ? ऋतु अपनी चेयर से उठकर गौरी के पास आते हुए बोली और दोनों एक दूसरे के गले लग गई। इस वक्त दोनों की आंखों में ही नमी थी। विपिन, ऋतु तुम दोनों जानती हो एक दूसरे को? विपिन, ये मेरी कॉलेज की बेस्ट फ्रेंड है गौरी शर्मा, ऋतु ने विपिन से कहा। ये वही फ्रेंड है जिसके बारे में तुम हमेशा बातें करती थी? विपिन ने ऋतु से पूछा। हम ये वही है, ऋतु ने विपिन से कहा। गौरी कंफ्यूज होकर उन दोनों की तरफ देख रही थी। ये दोनों उसकी बातें आपस में क्यों करते थे? जब विपिन ने उसे ऐसे देखा, हड़बड़ा गया और उन्हें ये बोलकर निकल गया कि तुम दोनों आपस में बातें कर लो और ऑफिस का सारा काम समझा देना। तू यहाँ कैसे? 2 महीने से कहाँ थी? मैंने तुझे कितने फोन किए?
तेरा फोन भी नहीं लगा। कहाँ नहीं पूछा मैंने, सारे दोस्तों से भी पूछा, किसी को कुछ पता नहीं था कि तू कहाँ गई है। ऋतु नॉन स्टॉप एक ही सांस में सारे सवाल पूछ लिए। बस अरे बाबा सांस तो ले ले, सारे सवाल एक बार ही पूछ डाले तुमने तो। गौरी उसे चेयर पर बैठाते हुए बोली और खुद भी उसके पास पड़ी चेयर पर बैठ गई। हम बोल, ऋतु ने कहा। गौरी तुझे याद है कॉलेज खत्म होते ही तू अपनी फैमिली के साथ घूमने जयपुर गई थी। ऋतु हाँ, वहाँ जाकर मेरी तुमसे बात हुई थी। उसके बाद मैंने कितनी ही बार फोन किया, तुम्हारा फोन नहीं लगा। जब हम वापस आए तो पता चला अंकल की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और उसमें तुम और आंटी भी साथ थे। गौरी तुमसे बात करने के बाद अगले दिन पापा मुझे और मम्मा को अपनी बिजनेस पार्टनर की पार्टी में लेकर गए थे और आते टाइम हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। फिर मुझे कुछ याद नहीं। अगले दिन मेरी आंख खुली तो मैं अपने कमरे में थी। जब मुझे पता चला कि उस एक्सीडेंट में मैंने अपने मम्मा पापा को खो दिया, मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। जीने की कोई इच्छा नहीं थी, पर मर भी नहीं सकती थी क्योंकि मेरे नीली आंखों वाले एंजल ने मुझे ये जिंदगी दी थी और उसकी दी हुई जिंदगी ऐसे ही थोड़ी खत्म कर देती। अब तो इस जिंदगी पर बस उसी का हक है। लास्ट वाली ये लाइन उसने बहुत ही धीमी आवाज में कही जो ऋतु को सुनाई नहीं दी। तू रो मत, मैं हूं ना अब तेरे साथ। ऋतु गौरी के आंसू साफ करते हुए बोली, जो कि गौरी के उस घटना बताने के वक्त आ गए थे। पर तू यहाँ कैसे? गौरी वहाँ किसके साथ रहती? चाचा चाची मुझे यहाँ देहरादून ले आए और इस कंपनी में मुझे नौकरी मिल गई। ऋतु ये अच्छी बात हुई कि हम दोनों यहाँ फिर से मिल गए, पर तुम शिवांश सर की सेक्रेटरी हो, वो बहुत गुस्से वाले, सारा स्टाफ उनसे डरता है। वो एक छोटी से छोटी गलती भी माफ नहीं करते। तू कैसे उनके साथ काम करेगी? गौरी अब जो भी हो, बड़ी मुश्किल से मुझे ये जॉब मिली है, मुझे ये करनी ही होगी और मैं ध्यान रखूंगी कि कोई गलती ना करूं। और फिर तू तो है ही मेरे साथ। मैं तो तेरे साथ हमेशा ही हूँ। ऋतु ये कहकर गौरी को काम समझने लगी। आधे दिन के बाद गौरी घर आकर सबको अपनी नौकरी का बताती है। फिर रात का खाना खाकर अपने कमरे में सोने चली जाती है। गौरी का कमरा। गौरी खिड़की के पास खड़ी होकर चांद को निहार रही थी और अपने मन में बोली, आज थोड़ा मन हल्का लग रहा है ऋतु से बात करके। पर सॉरी ऋतु, मैं तुम्हें उस रात का सच नहीं बता सकती कि उस रात क्या हुआ था। वो एक्सीडेंट नहीं था, ना ही किसी नॉर्मल इंसान ने मारा था। जो मैंने उस रात अपनी आंखों से देखा, कोई भी उस बात पर विश्वास नहीं करेगा। उस रात नीली आंखों वाले इंसान ने मुझे बचाया था। उसका चेहरा तो नहीं देख पाए, लेकिन उसकी वो नीली आंखें ही दिखी थी। उसके बाद वो मुझे नहीं दिखा। कहाँ गया, कहाँ रहता है और कौन है वो? जैसे उसने मुझे बचाया वो भी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, लेकिन वो अलग है। पता नहीं कभी उससे मिल पाऊंगी कि नहीं। यही सब सोचते हुए गौरी बेड पर आकर सो गई। क्या हुआ था उस रात? किसने ने मारा था गौरी के माँ पापा को? कौन था वो नीली आंखों वाला जिसने गौरी को बचाया था? जानने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।